क्लास में चैप्टर 2 कवर किया था पेपर 6D का। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। चैप्टर 1 का नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। तो लर्निंग आउटकम में बताया गया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition. So then हम पढ़ेंगे कि regulation of combinations of enterprises and persons, appreciable adverse effect on competition. Then Competition Commission of India, its composition, selection of chairperson and members and related matters. Then हम पढ़ेंगे ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। पेनल्टीज एंड कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में बताया गया है। देन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे हम। अपीलेट ट्राइब्यूनल, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन एक्ट 2002। स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है कि व्हाट इज कंपटीशन। सो नाम से हमें पता चलता है कि कंपटीशन एक्ट 2002 क्यों बनाया गया है, कंपटीशन किसे बोलते हैं। सो हियर इज डिफाइंड कि व्हाट इज कंपटीशन। द टर्म कंपटीशन इज नॉट डिफाइंड इन द कंपटीशन एक्ट 2002। जो इसकी जो टर्म है इस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। चैप्टर 1 ऑफ द जॉइंट रिपोर्ट ए फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी बाय द वर्ल्ड बैंक एंड OECD ब्रॉडली defines the competition as, competition को कैसे डिफाइन किया गया है, as situation in a market in which firms or sellers independently strive for the buyer's patronage in order to achieve a particular business objective, for example profit, sale और market share। तो ये कि जो अपना इंडिपेंडेंटली एक ऐसा सिचुएशन है जो मार्केट में जो सेलर है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, उस चीज को क्या बोलते हैं, कंपटीशन डिफाइन किया गया है। तो नीड ऑफ कंपटीशन क्या है, मतलब कंपटीशन की नीड क्यों हुई, इस चीज के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। एक प्री रिक्विजिट फॉर ए गुड कंपटीशन इज ट्रेड। इन द 19th century फिलिप हार्वुड द जर्नलिस्ट डिफाइंड ट्रेड एज द म्यूचुअल रिलीफ ऑफ वांट्स बाय द एक्सचेंज ऑफ सुपर। तो इसमें क्या है कि फ्री ट्रेड इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ ट्रेड। इसमें क्या है, सेंस ऑफ फ्री ट्रेड। नीड ऑफ कंपटीशन क्यों पड़ी, द सेंस ऑफ फ्री ट्रेड के लिए क्या बताया गया कि 2 पोर्शन में बांटा गया है इसको। बाय इन द चीपेस्ट मार्केट विच वन कैन फाइंड, मतलब कि हम एक मार्केट में जहाँ से हमें माल सस्ता से सस्ता माल मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। एंड सेल इन द डियरेस्ट मार्केट विच वन कैन फाइंड, एंड उस जो सामान को जो बेचेंगे एक ऐसी मार्केट में बेचेंगे जिससे हम हाईएस्ट प्राइस पे बेच सकें। तो इसलिए ये सेंस ऑफ फ्री ट्रेड है, इसमें ये बताया गया कि इसलिए कंपटीशन की नीड हुई हमें। तो इसमें क्या है, फ्री ट्रेड इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ ट्रेड। फ्री ट्रेड इज द अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी ऑफ एवरी मैन टू बाय, सेल एंड बार्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ और whom and to whom he pleases। मतलब कि वो एक मार्केट में जहाँ से एक सस्ते से सस्ता सामान मिलेगा वहाँ से खरीदेगा और एक ऐसी मार्केट में बेच सकता है जहाँ पे उसे हाईएस्ट प्राइसेस मिलेंगे। सो देन रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हुआ है। कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ के बारे में बताया गया है। तो आगे इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन लॉ इन इंडिया, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये हमारे इतना एक रेलिवेंट नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में जो दिया गया है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। दिस इज द रेलिवेंट पार्ट फॉर अस, दैट की ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपटीशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक मेन पॉइंट है, हमें ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इज clearly mentioned in the preamble, which provides that for keeping in view of the economic development of the country, for establishment of CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम इसको। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपटीशन एक्ट 2002 का, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन।
कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मार्केट में, अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो उन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो देन द टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन एंड मार्केट, मतलब कंपटीशन को प्रमोट करना एंड सस्टेन करने के लिए जो कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। सो देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन एक्ट को बनाया गया है। टू अंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट इन इंडिया एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपटीशन एक्ट 2002 को लाने का, तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जो CCI बोलते हैं जिसको, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालती है उनको अवॉइड करना है एंड उनको रोकना है और इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें दिया गया था कि एक केस लो आया था इन द सिविल अपील of 2010 Competition Commission of India versus Steel Authority of India. The Honorable Supreme Court in its judgment dated 9 September 2010 opined that the main objective of the competition law is to promote economic efficiency using competition as one of the means of assisting the creation of market responsive to consumer preferences. तो इसके मेन एडवांटेज बताए गए हैं। एडवांटेजेस क्या है ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के? परफेक्ट कंपटीशन के एडवांटेजेस क्या है? वन इज द एलोकेटिव एफिशिएंसी विच मेजर्स द इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। So then there are productive efficiency which measures that costs of production are kept at a minimum, यानी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम से कम की जा सके। डायनेमिक एफिशिएंसी विच प्रमोट्स इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। तो ये हमें जो दिए गए हैं इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कंपटीशन एक्ट 2002 एट ए ग्लैंस, इसमें ये बताया गया कि द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। ये हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है, एक ईजी लैंग्वेज में है और एक ब्रीफ समरी में इसको दिखाया गया है कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 है जो प्रिलिमिनरी पॉइंट्स को बताएगा, हमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में पढ़ेंगे इसको हम। देन चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सेक्शन 3 टू सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल है 9 चैप्टर हैं जो हम आज चैप्टर 1 को कवर करेंगे इसमें। तो देन देयर इज चैप्टर 3 जो बताता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, जो सेक्शन 7 टू 17 में एक्सप्लेन किया गया है। देन चैप्टर 4 के बारे में बताया गया है ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन 18 टू 40। तो देन हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल सेक्शन 41 में एक्सप्लेन किया गया है। देन देयर इज चैप्टर 6 पेनल्टीज which are described under section 42 to 48. Then there will be chapter 7 competition advocacy, section 49 में explain किया गया है इसको। Then there are chapter 8 finance, accounts and audit के बारे में बताया गया है under section 50 to 53. Then chapter 8A appellate tribunal, section 53A to 53U. Then chapter 9 में बताया गया है miscellaneous चीज़ों के बारे में, तो सेक्शन 54 टू 66 में पढ़ेंगे। मतलब टोटल यहाँ पे 66 सेक्शंस हैं एंड 9 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो देन दिस इज द चैप्टर 1 विच एक्सप्लेन्स अबाउट प्रिलिमिनरी पोर्शन। देन देयर आर डेफिनेशंस पार्ट इज देयर, एक्विजिशन विच इज नॉर्मल जो कि हम पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन है जो acquisition means directly or indirectly acquiring or agreeing to acquire shares, voting rights or assets of any enterprise, control over management or control over assets of any enterprise. Then there is definition of agreement. Main thing is the definition of agreement. Agreement क्या होता है? Agreement includes any arrangement or understanding, action in concert, whether or not such
अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज फॉर्मल और इन राइटिंग। मीन्स क्या है कि एग्रीमेंट जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि एक्शन वेदर और नोट, जो कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता, इन राइटिंग में भी हो सकता है और राइटिंग में नहीं भी हो सकता। फॉर्मल एक्शन इज फॉर्मल, फॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल नहीं भी हो सकता। और क्या हो सकता है, वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी अनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स। तो दीज आर थिंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे। एग्रीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? एग्रीमेंट टू टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, वर्टिकल एग्रीमेंट्स। वन इज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट एंड सेकंड इज वर्टिकल एग्रीमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट entered between two or more competing enterprises operating at same level of business। हॉरिजॉन्टल के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कि टू ऐसी एंटरप्राइजेस के बीच में एग्रीमेंट होता है जो कि सेम लेवल पे बिजनेस कर रही हैं। जैसे मान लो दो ट्रक बनाने वाली कंपनी है, आयशर और टाटा मोटर्स, तो ये दो सेम लेवल पे काम कर रही हैं, तो इनके बीच में जो है एग्रीमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि सेम लेवल ऑफ बिजनेस है, इनका ट्रक बनाने का काम है, तो ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होगा। वेरेज एग्रीमेंट्स बिटवीन नॉन कम्पिटिंग एंटरप्राइजेस, जो कि नॉन कम्पिटिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके बीच में अगर एग्रीमेंट है तो वो वर्टिकल एग्रीमेंट है, जो सेम लेवल पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, एट ए डिफरेंट लेवल, ये डिफरेंट लेवल पे काम करती है। जो वर्टिकल एग्रीमेंट में जो होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है, और हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल ऑफ बिजनेस पे जो एग्रीमेंट होता है। तो वर्टिकल एग्रीमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो वर्टिकल एग्रीमेंट बोलते हैं। तो देन देर इज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया कि एनसीएलटी जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी है। तो देन देर इज डेफिनेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल क्या है? कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, seller, distributors, trader or service providers who by agreement amongst themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price of or trade in goods or provision of services। मीन्स कार्टेल से आप याद रख सकते हो कि जो कंट्रोल करते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, कुछ ऐसा एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर या सेलर जो कि कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, सेल को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। कई बार कुछ एसोसिएशन या कुछ एंटरप्राइजेस क्या कर लेती हैं, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो वो जैसे मान लो अगर उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया और वो सीमेंट की प्रोडक्शन को कम दिखा देती हैं, तो उन्होंने प्रोडक्शन को कंट्रोल में कर लिया, जिसकी वजह से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कार्टेल बोलते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। कार्टेल से आप कंट्रोल से याद रख सकते हो कि कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेडिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। So then this is the important point है। तो ये cartel is said to exist when two or more enterprises enter into an explicit or implicit agreement to fix prices को fix करते हैं, या to limit production and supply, जो production and supply of things goods की जो है उनको limit कर देते हैं, to allocate market share और sales quotas, मतलब market share को allocate कर लेते हैं। जैसे मान लो पेप्सी की जो कंपनी है, उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ इंडिया में पेप्सी को बेचेंगे, और कोका कोला को बोला गया कि आप साउथ इंडिया में पेप्सी को बेचना। तो वो मार्केट शेयर को एलोकेट कर लेते हैं कि वो जो पेप्सी की कंपनी है साउथ इंडिया में नहीं जाएगी, और कोका कोला है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगी। तो वो एक तरह से कंपटीशन को ख़त्म कर देते हैं। टू एंगेज इन कोलिजिव बिडिंग और बिड रिगिंग इन वन और मार्केट्स। तो ये जो बिड रिगिंग के बारे में हम आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे डिटेल में। टाइप्स ऑफ कार्टेल, तो ये टाइप्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल कार्टेल, इंपोर्ट कार्टेल, एक्सपोर्ट कार्टेल। तो देन देर आर सम
case there is one case which is described in case number 29 of 2010 based upon information furnished builder association of India against 11 सीमेंट कंपनीज का ये एक केस आया है, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाइड इट्स ऑर्डर फाउंड दैट द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ cement companies to be a cartel, as the cement companies were acting together to limit control and also attempted to control the production and the price of cement, and the production और price को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया in the market in India. Then penalty लगाया गया था इन पे, कितना penalty लगाया गया, the penalty of INR 316.59 crore was imposed on the 11 सीमेंट कंपनीज पर ये पेनल्टी लगाई गई थी, फिक्स्ड एट ए रेट ऑफ 50% ऑफ देयर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2009 to 10 and 2010 to 11. Apart from a penalty at the rate of 10% of total receipts for such 2 year is also hereby imposed upon Cement Manufacturer Association amounts to INR 0.73 करोड़. तो ये सीमेंट कंपनीज पर पेनल्टी लगाई गई थी. So it was alleged that these 11 companies collectively control around 65% of the market, whereas the remaining 43 players have control over only 35% of the market share. Hence, these 11 companies collectively capable to control the price by controlling the production and supply. तो ये एक important case law है जो कि आप पेपर में mention कर सकते हैं. So then there is one more case in another जैसे alleged cartelization by cement manufacturers were MRTP commission took suo cognizance of this matter in 2006 and later was transferred to CCI. जैसे पहले MRTP से फिर ट्रांजिशन प्रोविजन के अंदर CCI में केस चला गया था ये, तो CCI फाउंड श्री सीमेंट इज ऑल्सो गिल्टी एंड ऑर्डर ए पेनल्टी ऑफ INR 397.51 करोड़. तो श्री सीमेंट के नाम से जो कंपनी है उस पर पेनल्टी लगाया गया था एट द रेट ऑफ 50% ऑफ देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2009 to 10 and 10 to 11. So then there is one more thing is described as that in December 2010 when onion prices touched INR rupees 80 per kg. The CCI instituted a probe to examine if there was any cartelization among traders. कि जो प्याज के प्राइसेस थे वो 80 रुपीज़ तक चले गए थे, तो उन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी किया. तो देन बट डिड नॉट फाइंड सफिशिएंट एविडेंस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, बट टू CCI को कोई मार्केट मैनिपुलेशन नहीं मिला था. देन अक्टूबर 2015 में CCI हैड पेनलाइज्ड द जेट एयरवेज, इंडिगो एंड स्पाइस जेट को CCI ने पेनलाइज किया था फॉर कार्टेलाइजेशन इन डिटरमाइनिंग द फ्यूल सरचार्ज ऑन air cargo. Then in May 2017, based upon a complaint filed by Reliance Jio against the cartelization by its rivals Bharti Airtel, Vodafone India, Idea Cellular, CCI ordered a probe into the functioning of the Cellular Operators Association of India. So ये हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके बारे में जो केस हुए थे. So then more examples are there. Examine whether the following will be considered as a cartel within the meaning of Section 2C of the Competition Act 2002. The owner of oranges orchards from Nagpur have formed an association to limit the supply of orange. तो यहाँ पे इन्होंने सप्लाई को लिमिट किया गया है, एक एसोसिएशन बनाया उन्होंने और जिसके थ्रू ऑरेंज की सप्लाई को लिमिट किया, तो ये एक कार्टेल की डेफिनेशन में फॉल करेगा. सो देन द मेज ग्रोअर्स ऑफ पंजाब फॉर्म ए कोऑपरेटिव बॉडी टू हेल्प मेंबर फार्मर्स टू टेक देयर प्रोड्यूस टू मार्केट प्लेसेस. तो ये हमें बताया गया है कि द एसोसिएशन ऑफ ओनर ऑफ ऑरेंजेस ऑर्चार्ड फ्रॉम नागपुर विल बी कंसिडर्ड एज ए कार्टेल. मतलब ये कार्टेल में कंसिडर करेंगे बिकॉज इट्स पर्पस इज टू लिमिट द सप्लाई ऑफ ऑरेंजेस. सो देन a cooperative body to help member farmers to take their produce to marketplaces is not a cartel. तो ये कार्टेल को नहीं इन्होंने बताया था कि जो cooperative body to help farmers to take their produce to marketplaces is not a cartel. So then there is definition of chairperson, ये normal है.
कमीशन की डेफिनेशन दी गई है हमें। देन देयर इज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर विच इज मोर इम्पोर्टेंट कि कंज्यूमर कौन है। एज पर कंपटीशन एक्ट 2002, तो कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly promised under any system or deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or partly promised under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, whether such purchase of goods is for resale। तो मीन्स क्या है कि अगर उस कंज्यूमर ने गुड्स को परचेज किया है फॉर रीसेल के लिए तो भी हम उसको कंज्यूमर मानेंगे, और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस और फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर उन्होंने गुड्स को खरीदा है तो भी कंज्यूमर मानेंगे। और एनी पर्सन बाइज गुड्स फॉर रीसेल, फर्दर सेल करने के लिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी वो अगर गुड्स को परचेज करता है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, कंज्यूमर मानेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि जो गुड्स को परचेज करता है फॉर रीसेल तो भी हम उसको कंज्यूमर मानेंगे, और एनी पर्सन हु परचेजेस द गुड्स फॉर पर्सनल यूज तो भी हम उसको कंज्यूमर मानेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इस नोट करने के लिए। तो देन देर आर एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। whether a person purchasing goods not for personal use but for resale can be considered as a consumer। yes, हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि जिसने फर्दर सेल करने के लिए बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स को परचेज किया है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, कंज्यूमर मानेंगे। तो देन देर इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दी गई है हमें कि एंटरप्राइज क्या होता है। सो दिस आर नॉर्मल डेफिनेशंस। so then there is definition of goods। goods क्या है, goods means goods as defined in the sale of goods act 1930 and includes products manufactured, processed or mined and debenture stocks and shares after allotment। ये एक जो है हमारा मेन इम्पोर्टेंट है कि डिवेंचर स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट क्या है, ओनली आफ्टर अलॉटमेंट हम इनको क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। डिवेंचर स्टॉक एंड शेयर्स को अलॉट करने के बाद ही गुड्स मानेंगे, अलॉट करने से पहले हम उनको गुड्स नहीं मानेंगे। देन इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल इन इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इसमें हमें दिया गया है एक केस भी दिया गया है। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्रीमती नीता अशोक नाइक। द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि ये केस हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्रीमती नीता अशोक नाइक। तो फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स जो थी वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर की गई थी इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट है रिमेंबर रखने के लिए। तो भी हम आगे ये पढ़ते हैं कि जैसे दिया हुआ है इसमें एबीसी लिमिटेड मेड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जामिन वेदर दी शेयर्स कैन बी कंसिडर्ड एज गुड्स बिफोर अलॉटमेंट। हमने जो ऊपर पढ़ा है इसमें डेफिनेशन में कि जो डिवेंचर स्टॉक एंड शेयर्स ओनली आफ्टर अलॉटमेंट हम उनको गुड्स मानेंगे, बिफोर अलॉटमेंट हम उनको गुड्स नहीं मानेंगे। तो इसमें यही हमें बताया गया है कि जो है ओनली आफ्टर अलॉटमेंट हम उनको गुड्स मानेंगे। सच एप्लीकेशन मनी शैल बी कंसिडर्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। अगर कोई एप्लीकेशन मनी है बिफोर अलॉटमेंट जो हमें मनी मिलती है शेयर्स पर तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्शनेबल क्लेम मानेंगे, उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे। सो देन देर इज डेफिनेशन ऑफ मेंबर नोटिफिकेशन। पर्सन की डेफिनेशन है जो हम एज यूजुअली पढ़ते हैं। तो देन प्रैक्टिस की डेफिनेशन बताई गई है, प्रिस्क्राइब्ड प्राइस की डेफिनेशन बताई गई है। तो देन हमको आगे बढ़ते हैं हम रेगुलेशंस रेलिवेंट मार्केट के बारे में बताया गया है। रेलिवेंट मार्केट की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि रेलिवेंट मार्केट क्या है। Relevant market means the market which may be determined by the commission with reference to the relevant product market or relevant geographic market or with reference to both the market। relevant market एक ऐसा particular एरिया हो गया जिसमें कि दो
कंपटीटर्स हैं वो डील करते हैं, तो वो उसको हम रेलिवेंट मार्केट बोलेंगे। जिसमें जिस मार्केट में दोनों जो कंपटीटर्स हैं, मान लो दो कंपटीटर्स हैं वो सेम मार्केट में डील करते हैं, तो हम उसको रेलिवेंट मार्केट बोलेंगे। इसमें ये एग्जांपल दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस ऑफ WB फिल्म्स एंड टेलीविजन, और so stated that the purpose of defining the relevant market is to assess with identifying in a systematic way the competitive constraints that undertaking face when operating in a market. So एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो कंपटीटर्स है डील करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेलिवेंट मार्केट बोलते हैं। irrelevant market it includes all interchangeable or substitutable goods or services of all competitors। मतलब जिस ऐसा एरिया जहाँ पे ऑल कंपटीटर्स डील करते हैं, एक सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स होते हैं उनके, मतलब जो गुड्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ऐसे कंपटीटर्स जो ऐसा सामान बेचते हैं जो उनके गुड्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे मान लो हम पेप्सी का यूज़ करते हैं, तो पेप्सी की जगह एक कोका कोला जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है पेप्सी का। तो देन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेलिवेंट मार्केट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर एग्रीमेंट इज एंटी कम्पिटिटिव और नॉट एंड इज देयर आर एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। हमारा मेन मोटिव क्या है, ओनली ये चेक करना है कि जो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव ये है, और नॉट ड्यू टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और फॉर्मेशन ऑफ combination। So then there is relevant geographic market. Relevant geographic market means a market comprising the area in which the conditions of competition for supply of goods or provision of services or demand of goods or services are distinctly homogeneous and can be distinguished from the conditions prevailing in the neighboring areas। जैसे एक रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट की, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जोग्राफिकल, जैसे जो अलग अलग मार्केट है, मान लो इंडिया में है या USA में है, तो वो एक अलग मार्केट हो गई। जो हमारा वहाँ पे कोई वो एक इंडिया की मार्केट हो गई, एक USA की मार्केट हो गई। अगर इंडिया की मार्केट की वजह से USA की मार्केट पे कंपटीशन में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, मान लो कोई MNC कंपनी है जो इंडिया में भी काम कर रही है और USA में भी काम कर रही है, और उसकी वजह से कंपटीशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मेन मोटिव हमारा ये है। तो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट की डेफिनेशन दी गई है हमें कि रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और substitutable by consumer by reason of characteristics of the products or services, their prices and intended use। मतलब मीन्स देन ये डिफाइन किया गया है कि रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट है कि हम जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है वो एक मार्केट में वही बेचेंगे। मान लो दो एंटरप्राइजेज हैं, वो एक अपना एरिया बांट लेते हैं कि आप इस एरिया में ये प्रोडक्ट बांटेंगे और दूसरे एरिया में दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बांटेंगे, तो वो अपने कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इसकी वजह से ये हमें इसको रोकना है। So then there is a definition of service, then shares की डेफिनेशन दी गई है, देन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, ये नॉर्मल है, ट्रेड है की डेफिनेशन दी गई है, टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है। टर्नओवर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो दीज आर नॉर्मल डेफिनेशन। आज हमने डेफिनेशन पार्ट को कवर किया है, आगे हम सेक्शन 3 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये हमें आज हमने ब्रीफली एक रीड आउट किया है, कल से हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे।